हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि टू स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स ऑफ आइडेंटिकल मास 20 ग्राम एंड आइडेंटिकल चार्ज 10⁻⁻10 कूलम। तो जो जो चीज़ हमें गिवन है तो उससे पहले से हम हाईलाइट कर लेंगे। 20 ग्राम हमें मास दे रखा है दो कंडक्टिंग बॉल्स का, एंड आइडेंटिकल मतलब सेम चार्ज है 10⁻⁻10 कूलम, हैंग फ्रॉम नॉन कंडक्टिंग थ्रेड ऑफ लेंथ 300 सेंटीमीटर। इफ द इक्विलिब्रियम सेपरेशन ऑफ बॉल इज x एंड x, वेयर x इज लेस देन l। यहाँ पर l जो है वो दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और थ्रेड है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x बताना है इज, तो वो हमें इस तरीके से बताना है। ठीक है बच्चों, अगर हमें ये क्वेश्चन क्लियर होता है तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बनाते टाइम हमने क्या करा है कि एक रिजिड सपोर्ट दिखाया है इस तरीके से, और ये दो स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स दिखाई हैं इस तरीके से। तो मैं जरा इसको थोड़ा और रीड्रॉ कर दूं। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से। ओके, तो ये एक थ्रेड है और दूसरा थ्रेड ये इस तरीके से है। तो मैंने यहाँ पर दो बॉल्स दिखा दिए हैं, एक ये और एक और इसी तरीके से यहाँ पर दिखा दिया है। तो अब जब ये इस तरीके की बॉल इस थ्रेड के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पर ये किसी एंगल थीटा पर होंगे। ये एंगल थीटा माना जाएगा और ये एंगल थीटा माना जाएगा। ये हमारा एक रिजिड सपोर्ट है। ठीक है, तो अब ये जो सेपरेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो इस पॉइंट का नाम हम क्या मान लेते हैं, लेट इट बी एन। तो इस थ्रेड के अंदर क्या लग रही होगी, टेंशन लग रही होगी। अब ये जो कंडक्टिंग बॉल है ये नीचे की तरफ क्या लगाएगा, एम जी। सेम ये भी एम जी लगा सकता है, तो मैं जस्ट एक को बता रहा हूँ। तो ये जो बॉल ए है और ये बी है, ये इन दोनों की जो बीच की सेपरेशन है, अगर टोटल डिस्टेंस बिटवीन एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, x/2, और ये भी हो जाएगा x/2। ये ए वाली बॉल बी वाली बॉल पर एक फोर्स लगा रही है एफ रिपल्शन की, सेम बी वाली ए की तरफ लगा रही है रिपल्शन की फोर्स एफ। अब इस तरीके से होने के बाद अब ये टेंशन टी है। तो अगर ये टेंशन टी है तो अब एफ और एम जी का, दैट इज, या इस तरीके से दिखा देता हूँ, इस एफ और इस एम जी का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में बनेगा। और जब रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बनेगा तो इसके ये वाला एंगल जो माना जाएगा थीटा माना जाएगा, है ना। आप इस तरीके से इधर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अगर ये एंगल थीटा बनेगा तो यू कैन से, अगर यहाँ थीटा बन जाता है तो ये इस तरीके से यहाँ पर भी एंगल थीटा बन सकता है ना। तो एक हो जाएगा ये टी कॉस थीटा, और यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, टी साइन थीटा। बन सकता है, यस। तो ये जो लेंथ दे रखी है ये 300 सेंटीमीटर है, विच इज इक्वल टू 3 मीटर, है ना। क्योंकि लेंथ जो है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये 300 सेंटीमीटर जो हो जाएगा ये 3 मीटर के बराबर हो जाएगा। मास आपको गिवन है 20 ग्राम। अगर 20 ग्राम मास गिवन है तो ये 2 × 10⁻⁻2 kg हो जाएगा। क्लियर। चार्जेस की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, और Q1 जो है वो Q2 की बराबर है 10⁻⁻10 कूलम। यहाँ तक अगर आपको गिवन है तो बैलेंसिंग फोर्स कर देते हैं। तो टी कॉस थीटा जो बैलेंस कर रही है एम जी को कर रही है, और टी साइन थीटा जो बैलेंस कर रहा है वो एफ को बैलेंस कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो वी कैन राइट टी कॉस थीटा जो है वो एम जी को बैलेंस कर रहा है, एंड टी साइन थीटा जो बैलेंस कर रहा है वो एफ को बैलेंस कर रहा है। अब ये जो ए और बी चार्जेस हैं ये एक दूसरे पे कूलम फोर्स भी लगा रहे हैं, एंड बाय कूलम फोर्स के द्वारा जो यहाँ पर एफ है वो कितना बन जाएगा, के Q1 Q2/x², और यू कैन से r²। तो पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर r² लिख लेते हैं, बाद में इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जो फोर्स है हमारा r डिस्टेंस अपार्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो एक फोर्स तो मेरे पास इस तरीके की हो गई, दिस इज माई इक्वेशन नंबर, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और बेटा ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो 3 को 2 के साथ इक्वेट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड।
हमारे पास क्या निकल के आता है, टी साइन थीटा जो बन जाएगा वो के Q1 Q2/r² हो गया। अब आर स्क्वायर जो है बेसिकली ये x/2 + x/2 विच इज इक्वल टू x की बराबर है। तो वी कैन राइट हेयर, जो क्योंकि Q1 Q2 भी बराबर है, तो यहाँ पर हम Q1 Q2 को Q² लिख सकते हैं, बाय x² लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होता है। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अगर ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाती है तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। ऑन डिवाइडिंग वी कैन राइट टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा विच इक्वल्स टू के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/x² अपॉन mg हो जाएगा। बेटा टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स चाहिए ना, तो उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा बच्चों, टेन थीटा। mg उठ के इस तरफ आ जाएगा तो यू कैन राइट mg टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू किसकी बराबर, के की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 9 × 10⁻⁹ होती है। अब Q1 Q2 की बराबर है, Q1 Q2 की वैल्यू 10⁻⁻10 है, तो वी कैन राइट Q²/x²। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, दैट इज यहाँ पर मैं पॉइंट O बना देता हूँ। ये OAN ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल OAN, अगर OAN ट्रायंगल की बात करूंगा तो टेन थीटा कितना बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज x/2, और बेस जो है वो ये वाली लाइन है ना। अब मैं पाइथागोरस लगा के इस वाली साइड को निकाल सकता हूँ, L² - x²/4 लिख सकता हूँ, है ना। अगर इस तरीके से मैं इक्वेट करूंगा तो मैं सॉल्व करके इसको x/2l के बराबर ले आऊंगा। ठीक है, तो अगर ये x/2l आ जाएगा, उन्होंने कंडीशन दे रखी है x की वैल्यू l जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू x। तो अगर x यहाँ पर बहुत ज्यादा छोटा है l से, तो नेग्लेक्टिंग x², तो x² वाला पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर x² वाला पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी दैट इज किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वेशन हो गई mg टेन थीटा ना, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू इक्वेट कर देते हैं x/2l। तो mg x/2l विच इज इक्वल टू किसके बराबर, 9 × 10⁻⁹ Q²/x²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है बच्चों। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो अब इसको इक्वेट करके इस तरीके के इक्वेशन में हमें लेकर आना है। तो हम चेक करते हैं इसे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले मास गिवन है तो यहाँ पर मास गिवन लिख दे रहे हैं 2 × 10⁻⁻², जी की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं। एक्स को अभी मैं एक्स ही लिख के रहने देता हूँ, 2 × मीटर में कर रहा हूँ तो लेंथ को 3 मीटर कर दिया था मैंने। 9 × 10⁻⁹ और बेटा 10⁻⁻10 का या -20 बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, बाय x² हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये x और x² बन जाएगा। तो ये x³ जो बन जाएगा रीअरेंज करके 27 × 10⁻⁻10 बन जाएगा। सॉल्व कर लेना इस वाले पार्ट को। ठीक है, अच्छा अगर 12 इधर बन जाएगा तो दैट मीन्स कि ये x जो हो जाएगा वो 3/10⁻⁻1/3 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, और वी कैन राइट 3/10⁻⁻1/3 मिलीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो बी ऑप्शन जो बन रहा है हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ रहा है जो हमें आना चाहिए। तो जिनकी मैथ्स अच्छी है तो उनसे तो ये 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। जिनकी मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत है तो रिक्वेस्ट है पहले मैथमेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग करके फिर इस वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाइएगा। कहता है अ थिन मेटालिक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर कंटेन्स अ चार्ज क्यू ऑन इट्स सरफेस। एक मेटालिक शेल है जिसकी सरफेस पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल क्यू ऑन इट्स सरफेस। अ पॉइंट चार्ज Q1 इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल एंड अनदर चार्ज Q2 इज प्लेस्ड आउटसाइड द शेल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, देन द फोर्सेस बतानी है आपको। इस तरीके का क्वेश्चन 2025 के पेपर में आ रखा है। लास्ट क्वेश्चन था सेट ई में, तो सेक्शन ई में। तो रिक्वेस्ट है
कि ये वाला क्वेश्चन कर लें। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं फाइनल एग्जाम में, सीबीएसई में भी आजकल हायर लेवल आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, कोई भी मेटेलिक शेल होती है ना, मेटेलिक स्फेरिकल शेल, उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है ना, तो यार यह इतनी नॉलेज तो पहले रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटेलिक शेल इज जीरो, है ना, इनसाइड में जीरो रहेगा, तो मेरा ई इनसाइड कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है बच्चों, अब ये इस तरीके से मैंने एक स्फेरिक फर्स्ट स्फेरिकल शेल बनाई, जिसकी सरफेस पे चार्ज क्यू है, और Q1 जो है उसके सेंटर पे रखा हुआ है। अगर यहाँ तक क्लियर होती है फिगर, तो किसी एक्स डिस्टेंस पर आउटसाइड द फर्स्ट स्फेरिकल शेल एक चार्ज Q2 है, फिर मैंने उसकी स्फेरिकल शेल बनाई है, वो इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है बच्चे, x है। another charge Q2 is placed outside the shell at distance x from the center। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो x है। द फोर्सेस निकालनी है। तो अगर मैं फोर्स निकालूंगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1, अगर अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो F जो हो जाएगा Q1 के द्वारा, वो Q इंटू ई होता है। तो Q इंटू ई इनसाइड हो जाएगा ना, क्योंकि ई इनसाइड है, ये Q1 चार्ज है। तो Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अगर यहाँ पर इनसाइड जीरो थी, तो बेटा यहाँ पर फोर्स फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स ड्यू टू Q1 दैट इज जीरो हो जाएगा। समझ में आया ये। अब आते हैं बाहर वाली शेल पर। अब आपको पता है शेल है, चार्ज क्लोज सरफेस में है, तो अंदर वाला चार्ज बाहर वाले चार्ज के साथ एड अप हो जाएगा। तो बाय गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग जो नेट चार्ज हो जाएगा बच्चों, वो अंदर वाला चार्ज और बाहर वाला चार्ज एड अप हो जाएगा, Q1 + Q। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट ई डॉट डी एस किसके बराबर होता है, क्यू, है ना, Q/ε0 होता है ना। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको सभी बच्चों को। चलो एक बार फिर से समझा देता हूँ इस वाली बात को। पाई जो होता है वो Q/ε0 होता है ना, और जो फाई जो होता है वो ई डॉट डी एस होता है। इतनी बात अगर नॉलेज में है आप सभी बच्चों के, तो मैं इसी वाले फॉर्मूले को यहाँ पर इक्वेट कर देता हूँ, और इस तरीके से आंसर को निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ई को ई लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 4πε0 x² हो जाएगा, डिस्टेंस के टर्म्स में 4πr² होता है ना। तो 4πε0 x² विच इज इक्वल टू Q+Q1 टोटल चार्ज। अरे यार बच्चों, ये वाला जो है एप्सिलॉन नॉट जब इस तरफ जाएगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया ना, 4πr² के साथ मल्टीप्लाई होके, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, Q+Q1 में 4πε0 x²। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है मेरे पास गॉसियन सरफेस के द्वारा एक्स डिस्टेंस पर। तो फोर्स कितनी हो जाएगी चार्ज Q2 के द्वारा। तो मतलब मेरा पहले दो ऑप्शन तो गलत हो चुके हैं, क्योंकि इसमें जीरो तो फोर्स Q1 की है, तो इसमें सी और डी में से कोई एक ऑप्शन है। तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 जो होगा, तो F क्या होता है, दैट इज Q इंटू ई। तो दैट इज Q2 जो चार्ज होगा, फोर्स ड्यू टू Q2 इंटू उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, है ना। तो वी कैन राइट ई की वैल्यू सबसे पहले Q+Q1 में 4πε0 x²। समझ में आया बच्चों यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई बाय किसके से कर देंगे, Q2 से कर देंगे। तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होता है, ये आपका स्कूल का लेवल भी है, इसको करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ प्रोटॉन इज मूव्ड अगेंस्ट द कूलम फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन। तो आई रिक्वेस्ट इसको जरा दिमाग लगाइए, मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ अराउंड। तो कहता है कि इफ अ प्रोटॉन इज मूव्ड अगेंस्ट द कूलम फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन
अब ये दो चार्जेस हैं, लेट इट बी Q1 और बेटा ये Q2 है। ये दोनों आर डिस्टेंस अपार्ट हैं। तो इनके बीच में अगर दोनों सेम टाइप के चार्जेस हैं तो ये इस पे रिपल्शन की फोर्स यहाँ लगाएगा, एक रिपल्शन की फोर्स Q2 Q1 पे इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है। अब ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेट अस सपोज ये किसी इस तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एपरेटस और यू कैन से ये दो चार्जेस रखे गए हैं। क्लियर। तो कहता है इफ अ प्रोटॉन इज मूव्ड अगेंस्ट अगेंस्ट द कूलम फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसे ये अगेंस्ट द कूलम फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो चार्जेस के द्वारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड अ कूलम फोर्स, है ना। या इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन दो चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है, कूलम फोर्स लग रही है। अगर मैं किसी प्रोटॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगेंस्ट मूव कराऊं, तो जैसे ये मान लिया जाए कोई प्रोटॉन है E+E है, तो ये वाला चार्ज इस पर कौन सी फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्शन की लगा रहा होगा, है ना। अब आप बोलोगे जब भी दो चार्जेस के बीच में कोई फोर्स लगती है तो थर्ड चार्ज अगर किसके साथ में रख दिया जाए, यहाँ रख दिया जाए, यहाँ रख दिया जाए, यहाँ रख दिया जाए, यहाँ रख दिया जाए, तो इन दोनों की फोर्स में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, पहली बात तो ये है। ठीक है ना, इनकी फोर्स जितनी है उतनी ही लगेगी एक दूसरे पर। ठीक है ना। अब ये वाला चार्ज अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराता हूँ, है ना, उल्टी डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो यहाँ है और यहाँ पर ये है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ऑब्वियसली रिपल्शन होगा, है ना। तो मतलब अगर ये रिपल्शन दिखाता है तो ये जो रिपल्शन है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड, कुछ एनर्जी दी गई होगी इस प्रोटॉन के ऊपर, तभी ये रिपल्शन हो रहा है। तो एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम सम आउटसाइड सोर्स। अब ये आउटसाइड सोर्स क्या है, सोर्स चार्ज जो होता है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कूलम फोर्स लगा रहे हैं तो वो थर्ड चार्ज जो यहाँ पर होगा, लेट अस सपोज यहाँ पर है, तो इसका इन दोनों की फोर्स के इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से अगर किसी डिस्टेंस अपार्ट है, ये इस पर, वो तो चलो कूलम जो कैसे सुपर सुपर पोजिशन अगर किसी एक चार्ज पे निकालेंगे वो वेक्टर सम हो जाएगा, लेकिन इन दोनों की फोर्स Q1 Q2 की फोर्स पे एक थर्ड चार्ज के रखने पर कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा गया है वो किसी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो अगर इस पर फोर्स अगर मैं अगेंस्ट मूव कराऊंगा तो ऑब्वियसली रिपल्शन की फोर्स लगेगी, तो मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी किसी आउटसाइड सोर्स के द्वारा। ओके, बनता है ना, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट बनता है। नेक्स्ट, अ कॉम इज रन थ्रू वेट हेयर ऑन अ रेनी डे, देन, किसी रेनी डे के अंदर कॉम को हमने अपने बालों पर, हेयर, वेट हेयर पर, ठीक है ना, वेट हेयर पर रन किया है, मतलब कंघी से इस तरीके से काटा कि सो दैट जो गीले बाल है हमारे, रेनी डे के टाइम हमने उस टाइम पर हमने किसी कॉम से अपने बालों को क्या करा है, काटा है, तो क्या होगा, जरा पढ़िए जरा ऑप्शन। बड़े इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पर इस लाइन में वेट हेयर्स है। ठीक है ना, अगर ड्राई हेयर होते, अगर तुम्हारे बाल सूखे होते और तुम कॉम्ब को रन करते अपने हेयर पर, तो क्या होता, सिर पर, तो क्या होता, तो वहां पर फ्रिक्शन बनती, फ्रिक्शन बनती, तो वो स्मॉल पेपर को अट्रैक्ट करता। ठीक है ना, अगर हम टच करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, ड्राई हेयर है, सॉरी ड्राई हेयर कह रहा हूँ, वेट हेयर है ना, तो अगर वेट हेयर से, सॉरी वेट हेयर है हमारे पास, तो क्या होगा, वेट हेयर होने के कारण फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, चार्ज भी रिड्यूस हो जाएगा।
अगर चार्ज रिड्यूस हो जाएगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, नो अट्रैक्शन पेपर के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है। तो आई रिक्वेस्ट सी ऑप्शन पे करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा समझेंगे इस क्वेश्चन को। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 5 × 10⁻⁻11 कूलम एंड -2 × 10⁻⁻11 कूलम इस इतना। दो चार्जेस हैं, लेट अस सपोज इस तरीके से, इसको हमने Q1 बोला है, दैट इज 5 × 10⁻⁻11 कूलम, और ये हमने Q2 बोला है -2.7 × 10⁻⁻11 कूलम, 0.2 मीटर अपार्ट है। ओके, the distance at which the third charge should be placed in order that it will not experience any force along the line joining the two charges is। तो कह रहा है कि अगर यहाँ पर मैं कोई डिस्टेंस x मान लूं, जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो मैंने ना यहाँ पर एक डिस्टेंस इसके दोनों चार्जेस के बाहर माना है, ठीक है। तो कह रहा है कि द डिस्टेंस एट विच द थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्डर दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो क्या होगा, याद कर लो। अगर ये दो प्लस चार्ज हैं तो इनके बीच में थर्ड चार्ज अगर प्लेस करोगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए जो बीच में होना चाहिए। अगर यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं तो बीच में एक पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली एक थर्ड चार्ज मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, सो दैट सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो कहता है द डिस्टेंस एट विच अ थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्डर दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो क्या करते हैं, हमने इस तरीके से बना लिया सिस्टम को, तो मैंने थर्ड चार्ज को इसलिए जानबूझ के यहाँ पर प्लेस करा है सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो इस पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया है, ठीक है। तो ए एक ऐसा पॉइंट है जो किसी एक्स डिस्टेंस पर है चार्ज Q2 से, है ना। क्लियर होता है यहाँ तक। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू चार्ज Q1, तो ए वाला पॉइंट इस वाले चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा Q1 क्यू चार्ज पे, ठीक है ना, जो पॉइंट ए पर है। उस फोर्स को क्या बोल देंगे, F1 के क्यू Q1 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा नेक्स्ट, अब फोर्स इस वाले चार्ज Q2 के द्वारा भी फोर्स लग रही है ना, उसका डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, एक्स। तो F2 जो हो जाएगा के क्यू Q2 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 बना लिया। तो अगर नो फोर्स एक्सर्ट करनी है इक्विलिब्रियम में लाना है तो F1 को F2 मान लो। तो अब हम क्या करेंगे, के क्यू Q1 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू Q2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो जो जो कटिंग हो रही है वो पहले काटो, के क्यू कट गए। तो यहाँ पर बन जाएगा Q1 अपॉन में 0.2 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके, तो अगर अब मुझे Q1 Q2 की वैल्यू याद है, तो Q1 है 5 × 10⁻⁻11, ये -2 × 10⁻11। तो दोनों की वैल्यू को मैग्नीट्यूड के टर्म्स में 5 × 10⁻11 लिख दिया, इसको 2.7 × 10⁻11 लिख दिया, 0.2 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज कर लो, तो जो जो चीज़ें कट रही हैं वो काटेंगे। ये इससे कट रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो इसको कर देंगे हम, दैट इज 0.2 प्लस में एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 1.36 अंडर द रूट ले लिया 50/27 का। 50/27 का करोगे तो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसको रीअरेंज कर लोगे तो 0.556 मीटर आ रहा है। तो ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इसको ढंग से कर लेना बच्चों, ठीक है। तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, 1 2 3 4 5। ये वो क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं।
कूलम्स लॉ के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंटेंट आता है कूलम्स लॉ से रिलेटेड, वो सारा पार्ट इसमें दे रखा है। आई होप कि आपको ये वाले लेक्चर क्लियर होते हैं। थैंक यू वेरी मच।